Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Dausa. Today is my lecture on greenhouse effect in ecology. पारिस्थितिकी के अंदर एक बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर हम बात करेंगे, इसी में एक सब टॉपिक और जुड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक को आगे चालू करने से पहले मैं इसकी शब्दावली के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब तो क्या है और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट मीन्स हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह, अभी इसका नाम क्यों पड़ रहा है हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, और इसको एज ए प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, विश्व तापन समस्या या भूमंडलीय तापन समस्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इवोल्यूशन के हिसाब से दिखाना चाहूँगा। पृथ्वी पर प्रारंभिक काल में जब सूर्य आया, आपका सूर्य के साथ ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक एलिमेंट्स बने, रासायनिक गैसें बनी। इन रासायनिक गैसों के फलस्वरूप आपस में कण जब आपस में मिले, H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, भिन्न भिन्न गैसें बनी, तो इन्होंने पृथ्वी को एक तापमान उपलब्ध कराया। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो तापमान होता है उसका तापमान लगभग निश्चित सा रहता है और ये मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सूर्य की गति, सूर्य की चाल, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, जो मौसम बनते हैं वो सूर्य के अकॉर्डिंग होते हैं और उसी मौसम के अकॉर्डिंग पृथ्वी का तापमान लगभग निश्चित सा ही रहता है। सर्दियों में ठंडी रहेगी, गर्मियों में गर्म रहेगी। अब इसी में एक कंसेप्ट आया है कि मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पृथ्वी का जो मूल तापमान है वो तापमान बढ़कर कुछ इंक्रीज हो गया। इसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। विदेशों में, जैसे हम पेवर इस समय ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्रीन हाउस। विदेशों में जहाँ पर बर्फ रहती है ज़्यादातर, जब शीतकाल के मौसम में वहाँ पर बर्फ रहती है तो उनके जो वनस्पति हैं, जो पौधे हैं, वो मर जाते हैं बर्फ की वजह से, क्योंकि उन्हें सूर्य का तापमान नहीं मिल रहा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही, तो वो शीत की वजह से वो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, एक कांच घर का निर्माण किया। कांच घर का निर्माण किया। जब दिन में सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य का प्रकाश इस कांच घर के अंदर चला जाता है। दिन में सूर्य का ताप जो भी इसके अंदर गया, तो यहां पर जो प्लांट्स रखे हुए थे, ये प्लांट्स उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, जो किरणें आपतित हो रही हैं इसके अंदर, वो अब इसी के अंदर रहेंगी, क्योंकि कांच एक सीमा की तरह कार्य करता है और इस किरणों को वो बाहर निकलने नहीं दे रहा है। फलस्वरूप ये प्लांट्स लगभग ऑल टाइम एक गर्म सा वातावरण बनाकर फील करेंगे, बिकॉज वहां पर किरणें गिर तो रही हैं, प्रकाश आ तो रहा है, लेकिन प्रकाश वापस लौट नहीं रहा। फलस्वरूप यहाँ का जो तापमान है वो जनरली बाहर का जो तापमान है, बाह्य वातावरण का तापमान है, इससे इंक्रीज होगा। इस तापमान की तुलना में कांच घर के अंदर रखे हुए पौधों के अंदर जो तापमान है वो तापमान यहाँ पर बढ़कर प्राप्त होता है। ये होता है हरित गृह या कांच घर पौधा। अभी इसी कंसेप्ट को वर्तमान संदर्भ में इकोलॉजी के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से दिया गया कि कुछ गैसें ऐसी है, कुछ गैसें ऐसी है जो पृथ्वी पर ऊपर एक लेयर सा बना रही है। एक लेयर, जैसे मैंने आपको कहा कांच घर के अंदर जो कांच होता है वो एक कंसेप्ट होता है, उसमें लिमिटिंग कंसेप्ट जो उसको तापमान को वापस जाने से रोक रहा है, या जो विकिरणें जो पृथ्वी पर आकर गिरी थी उन विकिरणों को वापस जाने से रोक रहा है। तो अब ये कौन कौन है, ये है ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नंबर पे मीथेन ले लीजिए, थर्ड नंबर पे जल की जो वाष्प है वो भी एक बाधक बनती है। नेक्स्ट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसें ऐसी हैं, 5-6 गैसें जो आपको मैंने बताई है, ये हमारे भूमंडल पर एक सीमा या अवरोध की भांति कार्य करती है। फलस्वरूप ये वापस नहीं जाने दे रही है चीज़ों को। जो नाइट्रस है
ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें एक बाधा बना रही है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्राचीन काल से ये गैस वातावरण के अंदर उपलब्ध है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो दहन का हो, चाहे किसी कल कारखाने का हो, चाहे कुछ भी लकड़ी भी आप जला रहे हैं, तो ये गैस वातावरण में मुक्त होती है और ये मुक्त होने के साथ ही एक बैरियर का निर्माण करती है। अब देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये अर्थ है और ये अपने सन है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की सतह पर आपतित होता है, जनरली 30% तो ये रास्ते में गायब हो जाता है और 70% ये हमारी पृथ्वी पर आपतित होता है। 70% कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है उसमें से 30% तो अंतरिक्ष में ऐसे फ्री हो गया आने जाने में, और 70% है वो हमारी अर्थ को प्राप्त हो रहा है। किसको? पृथ्वी को। और ये रहा सन। अब जब ये 70% तापमान जो पृथ्वी पर आता है, इसके आने के फलस्वरूप पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तापमान इसका इंक्रीज होता है। अब वो तापमान समुद्र का पानी गर्म करने के भी काम आ रहा है। वनस्पति जीव जात जितने भी हैं उनके दैनिक जीवन में जो भी प्रकाश की गतिविधियां है वो सारी इससे संपन्न हो रही है। ये सारा काम होता है। अब मान लीजिए ये 70% जो आपतित हो रहा है, यदि ये पृथ्वी पर ही रह जाए तो प्रतिदिन इस प्रकार से चलेगा तो हमारी पृथ्वी का जो मूल तापमान है वो तापमान मूल से बढ़कर बहुत ज़्यादा तीव्र ये गर्म हो जाएगी पृथ्वी। और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ही जितनी भी गतिविधियां जो पृथ्वी की नॉर्मल लाइफ की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें से ये 70% जो होती है ये वापस अंतरिक्ष में मुक्त हो जाती है। जनरल लाइफ के अंदर तो ये होता है, सूर्य का तापमान आएगा, अपना काम करेगा, उसके बाद में ये वापस अंतरिक्ष में मुक्त कर दिए जाते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं। बट एट दिस टाइम ये जो अभी मैंने आपको ग्रीन हाउसेस गैसेस बताई थी, ये एक बैरियर का निर्माण कर रही हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल में। वायुमंडल में ये एक बैरियर का काम कर रही है। अब ये गैसें मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, इधर से नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ये जितनी भी चीजें ये एक लेयर का निर्माण कर रही है और ये जो किरणें वापस जा रही थी इनको रोक देती है यहीं पे और पुनः लौट जाती है। अब धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा वायुमंडल का निर्माण हो रहा है जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो दे रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा है। फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस कंसेप्ट को कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव। और सने सने, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा लार्ज कर रहा हूं, सने सने यदि पृथ्वी का तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का तापमान अपने मूल तापमान से काफी भिन्न हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन समस्या या विश्व तापन समस्या। अब ये समस्या क्यों जटिल है इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के आपको पता है 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जब तापन इसका ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर से बर्फ पिघलेगी। आपने पढ़ा होगा अंटार्कटिका के अंदर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धीरे धीरे ग्लेशियर विलुप्त हो रहे हैं। उनका मेन कारण क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। इसके फलस्वरूप ग्लेशियर वहाँ से पिघलेंगे और वो जाके समुद्रों में मिलेंगे। समुद्र में जो ही पानी आके बढ़ेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। फलस्वरूप समुद्र का जल किनारे तोड़ता हुआ शहरों के अंदर घुसेगा। कहने का मतलब ये है, जो आज हम कह रहे हैं कि 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, यदि ये समस्या ऐसे रहेगी तो आने वाले समय में 3/4 भाग से ज़्यादा कूदकर जहाँ पर थल जीवन है, वर्तमान में जीवन है, जहाँ मनुष्य रहते हैं, चाहे जहाँ जीवजात रहते हैं, पानी उनकी तरफ बढ़ेगा और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ की संभावना नजर आएगी। तो इसलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ आपको मानव जनित हरित ग्रह प्रभाव का कारण, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण आ रहे हैं, क्यों CO2 बढ़ रही है, क्यों क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल जो इसका रीजन है वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक की यदि मैं बात करूं तो हम लोग
उद्विकास की दृष्टि से एक हिमयुग से निकल के आए हैं। कभी जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, आज वहाँ पानी है, पानी के बाद में जीवन है, तो कई चीजें हैं। फलस्वरूप अब एक मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में विस्फोट के फलस्वरूप मीथेन गैस का संचरण होता है। मीथेन गैस वही आपके ग्रीन हाउस गैसेस की कड़ियों में एक श्रृंखला है। तो प्राकृतिक जो कारण है मोस्टली वो इसका ये। अब यदि हम मैन मेड कारण देखिए तो मैन मेड कारण के अंदर सबसे पहला है जीवाश्मीय ईंधन। ये देखिए मैन मेड जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, फॉसिल्स फ्यूल्स के अंदर पेट्रोल, डीजल, कार्बन से जैसे कोल तार वगैरह है, ये आपके मिट्टी का तेल है, जितने भी कंसेप्ट जो फॉसिल्स फ्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं, इन फॉसिल फ्यूल के दहन के फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं वर्तमान संदर्भ में जितने भी परिवहन के साधन हैं वो सभी पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। जो ही वो पेट्रोल और डीजल से चलेंगे तो एट द लास्ट उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये रिलीज हुई गैस वातावरण में गर्मी का संचार कर रही है। अब वो क्यों कर रही है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कहने का मतलब है कि सीधा सीधा जो फॉसिल्स फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल्स इसको डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट आपका लकड़ी का दहन। लकड़ी को हम किसी भी प्रकार से जलाएंगे तो उससे जो धुआं बन रही है उस धुआं के फलस्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है वन विनाश, डिफॉरेस्टेशन। मनुष्य ने शहरीकरण की प्रक्रिया में वनों का विनाश किया है, चाहे वो लकड़ी की जरूरत हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने की जरूरत हो, चाहे वो अपनी औद्योगिक इकाइयां लगाने की जरूरत हो, कोई सा भी कंसेप्ट होगा तो सीधा सीधा वन का विनाश निकलकर सामने आता है। नेक्स्ट है पशुपालन एवं कृषि आधारित गतिविधियां। हमको खेतों के लिए जमीन चाहिए, हम धीरे धीरे वनों की तरफ बढ़ेंगे। वनों को जो मूल स्वरूप है उसको नष्ट करके वहां पर हम कृषि कर रहे हैं। दूसरा पशुपालन के अंतर्गत पशु जब चारा चरता है तो चारा चरने के जैसे रूमेन, आप जानते हो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, रूमेनदारी जीव जो होते हैं वो जुगाली करते हैं। जुगाली करने के फलस्वरूप उनकी आंत से मीथेन गैस का संचरण होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज सुख सुविधा की दृष्टि से जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रीज हो, चाहे कोई भी कूलेंट प्लान हो, जैसे शीतलक की कोई सी भी इकाई हो, तो उसके अंदर बर्फ जमाने के लिए, एसी के अंदर ठंडी हवा पाने के लिए, फ्रिज के अंदर पदार्थों को ठंडा रखने के लिए हम इन सभी चीज़ों का विस्तार से उपयोग कर रहे हैं। आई थिंक प्रत्येक घर के अंदर फ्रिज है, प्रत्येक घर के अंदर लगभग एसियाँ अब आ चुकी हैं। हालांकि विदेशों में ये चीज़ ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है, लेकिन अब धीरे धीरे जो ही आदमी इनको अपनी एक तो पर्सनैलिटी की बात समझता है, घर में एसी का होना, फ्रिज का होना, वो सर मैं एक संपन्न हूँ, तो वो इन चीज़ों को लाता है। अब उनको ये पता नहीं है कि इनके उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का संचरण होता है। अब जो ही आप इनका यूज़ करते हो तो CFC की मात्रा बढ़ जाती है। मेरे आज के वीडियो में मैंने आपको हरितगृह प्रभाव के मूल स्वरूप के बारे में बताया और किन कारणों से ये बढ़ रहा है उसके बारे में बताया। अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।